हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्ण बजट 2026-27 की। बिल्कुल। और इस बजट को सत्ता पक्ष, विपक्ष या किसी भी राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल नहीं देखेंगे। हमारा नजरिया पूरी तरह से एक सिविल एस्पिरेंट का होगा। सही कहा आपने, एकदम फैक्चुअल। हाँ, हमारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन ठोस तथ्यों, आंकड़ों, प्रतिशतों और उनके पीछे के अर्थ पर रहेगा, जो सीधे तौर पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों में छप सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर यूपीपीसीएस या यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बजट केवल आय और व्यय का एक नीरस ब्यौरा नहीं होता। ये दरअसल राज्य के विकसित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट। जी। हमारी स्रोत के अनुसार इस बार के बजट का जो पूरा गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो युवा और रोजगार पर टिका हुआ है। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षाओं में अक्सर सरकार की प्राथमिकताओं से जुड़े विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां आपको सिर्फ आंकड़े नहीं लिखने होते। बिल्कुल। वहां आपको साबित करना होता है कि सरकार की दिशा क्या है। और इस बजट की दिशा स्पष्ट रूप से युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन की ओर झुकी हुई है। दिशा की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर हम इसके ऐतिहासिक आकार और संदर्भ की बात करें तो स्रोत बताता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा और भारी भरकम बजट है। एक एस्पिरिन के तौर पर जो सबसे पहला तथ्य मुझे ध्यान में आता है वो ये है कि ये वर्तमान योगी सरकार का 10वां बजट है। 10वां बजट और उनके दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट भी है। हाँ, आखिरी पूर्ण बजट। परीक्षा बनाने वालों के लिए ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइमलाइन है। तथ्यों की इस कड़ियों को अगर हम जोड़ें तो परीक्षाओं में सीधे तौर पर बजट प्रस्तुतकर्ता और उसके आकार से जुड़े एमसीक्यूज बनते हैं। इस बार का बजट उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब आते हैं उस जादुई आंकड़े पर जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इस पूर्ण बजट का कुल आकार 9.12 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि यहाँ एक बहुत ही बारीक पेंच है जिस पर छात्रों को ध्यान देना चाहिए। कुछ विशिष्ट आर्थिक दस्तावेजों और भाषण के अंशों में इसे 9,16,960 करोड़ रुपए भी बताया गया है। रुको, यहाँ तो कंफ्यूजन हो सकता है। 9.12 लाख करोड़ और 9,16,960 करोड़। परीक्षण हॉल के दबाव में एक छात्र किसे सही मानेगा? यही वो जगह है जहां स्मार्ट स्टडी काम आती है। परीक्षा की तैयारी करने वालों को इन दोनों ही आंकड़ों को अपनी नोटबुक में दर्ज करना चाहिए। आयोग कभी-कभी विकल्प बहुत करीब से देता है, मतलब दशमलव में भी दे सकता है। बिल्कुल। अगर विकल्प दशमलव में है, जैसे 9.12, 9.15, तो 9.12 लाख करोड़ सही होगा। और अगर पूर्ण संख्या में पूछा गया है तो 9,16,960 करोड़ पर टिक करना होगा। ये दोनों ही आंकड़े राज्य की बढ़ती आर्थिक शक्ति को दर्शाते हैं। 9.12 लाख करोड़ रुपए। इतने सारे शून्य होते हैं संख्या में कि कल्पना करना भी मुश्किल है। और अगर हम पिछले वर्ष यानी 2025-26 के बजट से इसकी तुलना करें तो ये छलांग कितनी बड़ी है? अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में देखें तो इस बजट में लगभग 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर कथन वाले प्रश्न आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। हाँ, जहाँ एलिमिनेशन करना होता है। वहां आपको एक कथन दिया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान बजट में पिछले बजट की तुलना में 15% की भारी वृद्धि हुई है। एक आम छात्र भारी वृद्धि पढ़कर उसे सही मान लेगा, लेकिन वहीं पर एक गंभीर छात्र को पहचानना होता है कि सही आंकड़ा 15 नहीं बल्कि लगभग 12% है। 12%? जी। एलिमिनेशन मेथड के लिए ये 12% का आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? पैसा तो आ गया, लेकिन परीक्षाओं में अक्सर एक और बहुत ही तकनीकी सवाल पूछा जाता है, पैसों का विभाजन। किस सेक्टर में बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जा रहा है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो किसी भी सरकार की असली नीतियां उसके भाषणों में नहीं बल्कि इस बात में छिपी होती हैं कि वो अपना पैसा कहां खर्च कर रही हैं। चलिए इसका चरण दर चरण विश्लेषण करते हैं, क्योंकि यहां से मैच द फॉलोइंग यानी सही मिलान वाले प्रश्न बनते हैं। हाँ, वो सूची 1 और सूची 2 वाले। एकदम सही। इस 9 लाख करोड़ से अधिक के बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है यानी पूरे 22%, वो अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जा रहा है। यानी हर 100 रुपए में से 22 रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जा रहे हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा शब्द है।
इसके अंदर असल में क्या क्या आता है जिसे छात्र मुख्य परीक्षा के उत्तरों में लिख सकते हैं? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। जब हम 22% इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका अर्थ है राज्य में नए एक्सप्रेसवे, पुल, बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें, पीने का पानी, गरीबों के लिए आवास, शहरी विकास परियोजनाएं और सबसे महत्वपूर्ण पूंजीगत खर्च या कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं यहीं आपको रोकना चाहूंगी। पूंजीगत खर्च या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये शब्द अखबारों और किताबों में बहुत आता है। अगर हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझना चाहें तो ये क्या होता है? इसे इस तरह से देखिए, अगर सरकार कर्मचारियों को वेतन दे रही है या सब्सिडी बांट रही है तो वो पैसा एक बार में खर्च हो गया। इसे राजस्व खर्च कहते हैं। लेकिन जब सरकार कोई नई सड़क बनाती है, कोई नया सोलर पावर प्लांट लगाती है या कोई अस्पताल खड़ा करती है तो वो पूंजीगत खर्च है, जो आगे चलकर फायदा देगा। बिल्कुल। ये वो संपत्ति है जो आने वाले कई दशकों तक राज्य को रिटर्न देगी, वहां व्यापार बढ़ाएगी और लोगों को सहूलियत देगी। 22% का ये बड़ा हिस्सा बता रहा है कि यूपी सरकार भविष्य की संपत्तियां बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्रंच था। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ऊपर है 22% पर। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि जैसे क्षेत्रों का क्या क्रम है? इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो शिक्षा को मिला है। ये कुल बजट का 13% है। 13%? जी। इसमें प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प, नए छात्रावासों का निर्माण और विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार शामिल है। शिक्षा के ठीक बाद नंबर आता है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का, जिसके लिए 11% का आवंटन किया गया है। 11% कृषि के लिए। यहाँ एक सवाल उठता है। उत्तर प्रदेश की पहचान दशकों से एक कृषि प्रधान राज्य की रही है। राज्य की आधी से ज्यादा आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। ऐसे में क्या ये 11% का आवंटन आपको थोड़ा कम नहीं लगता, या इसमें कोई कैच है? सतही तौर पर देखने पर यह कम लग सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र का नजरिया कुछ और कहता है। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए अब सिर्फ सीधे नकद की जरूरत नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल बदलाव की जरूरत है। मतलब बुनियादी ढांचा का फायदा उन्हें भी मिलेगा? बिल्कुल। जो 22% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है, जैसे कोल्ड स्टोरेज के लिए बिजली या गांव से मंडी तक की सड़क, वो अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को ही फायदा पहुंचा रहा है। इसके आगे के क्रम को देखें तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट का 6% हिस्सा रखा गया है, जबकि सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% का प्रावधान है। तो एस्पिरेंट्स के लिए याद रखने का डिक्रीजिंग ऑर्डर या घटता क्रम कुछ ऐसा होगा। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर 22%, फिर शिक्षा 13%, उसके बाद कृषि 11%, फिर स्वास्थ्य 6% और अंत में सामाजिक सुरक्षा 4%। मुझे याद है पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों में ठीक इसी तरह सेक्टर और प्रतिशत को आमने सामने रखकर सही मिलान करने के प्रश्न आए थे। तथ्य बिल्कुल वही हैं। जो छात्र इस क्रोनोलॉजी को रटने के बजाय समझ लेंगे, उनके लिए परीक्षा हॉल में एलिमिनेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। यह सच में एक बहुत ही स्पष्ट खाका है। अब हमने सड़कों और स्कूलों की बात तो कर ली, लेकिन उन सड़कों पर चलेगा कौन? हमारे युवा। चूंकि यह एक चुनावी वर्ष के करीब का समय है, इसलिए रोजगार एक स्वाभाविक रूप से बड़ा मुद्दा बन जाता है। स्रोत के अनुसार बजट में युवाओं और रोजगार को लेकर क्या ठोस दावे किए गए हैं? युवाओं के खंड से कई ऐसे आंकड़े निकलते हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे प्रमुख तथ्य यह है कि इस बजट में 10 लाख नई नौकरियों या रोजगार के अवसरों का सीधा लक्ष्य रखा गया है। 10 लाख नौकरियां? ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन क्या ये 10 लाख सिर्फ सरकारी पद है? क्योंकि अक्सर ऐसी घोषणाओं को लेकर छात्रों के मन में भ्रम रहता है। यह एक बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण है। परीक्षा में अगर यह कथन आता है कि बजट में 10 लाख नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है, तो वो कथन गलत होगा। गलत होगा? हाँ, ये 10 लाख रोजगार के अवसर हैं, जिसमें सरकारी भर्तियां, प्राइवेट सेक्टर में आ रहे निवेश से पैदा होने वाली नौकरियां और एमएसएमई सेक्टर में उत्पन्न होने वाले अवसर, सब कुछ शामिल है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है, वो डिजिटल सशक्तिकरण का है। प्रदेश के छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने के लिए 2374 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम प्रावधान किया गया है। 2374 करोड़ रुपए सिर्फ डिजिटल उपकरणों के लिए? ये साबित करता है कि सरकार डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए कितने बड़े स्तर पर काम कर रही है। और मजे की बात यह है कि बात सिर्फ स्क्रीन बांटने तक सीमित नहीं है।
डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है। साथ ही युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार कुशल बनाने के लिए पीपीपी मोड में नए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जा रही है। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मुख्य परीक्षा में जब भी गवर्नेंस या इकोनॉमी पर उत्तर लिखना हो तो पीपीपी मॉडल का जिक्र उत्तर के वजन को बढ़ा देता है। आसान भाषा में कहें तो सरकार बुनियादी ढांचा या फंड देगी और प्राइवेट कंपनियां अपनी आधुनिक तकनीक, ट्रेनिंग मॉड्यूल और मैनेजमेंट लेकर आएंगी। बिल्कुल सटीक। ये सरकार और बाजार के बीच का वो तालमेल है जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अब विकास का पहिया सिर्फ एक तरफा तो घूम नहीं सकता। हमने युवाओं की बात कर ली, लेकिन कोई भी राज्य तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं आर्थिक और सामाजिक मुख्यधारा में पूरी मजबूती से शामिल न हो। तो चलिए देखते हैं नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए इस खजाने में क्या खास रखा गया है। महिला कल्याण के खंड से एक ऐसा तथ्य सामने आया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में चमक रहा है। वो योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। हाँ, ये योजना काफी चर्चा में रहती है। उसे इस बजट में बढ़ाकर सीधे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। सीधे 1 लाख रुपए का सीधा अनुदान, ये वास्तव में एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। और जहां तक मैं लोक सेवा आयोग के पैटर्न को समझती हूँ, वे पुरानी राशि और नई राशि को कथनों में उलझाकर जरूर पूछेंगे। ये तथ्य तो मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को मोबिलिटी और आत्मनिर्भरता देने के लिए स्कूटी वितरण योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। लेकिन इन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ एक और दूरगामी कदम उठाया गया है। वो क्या है? कार्यबल या वर्कफोर्स में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में विशेष महिला प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ अनुदान बांटने की बात नहीं है, बल्कि महिलाओं को एम्प्लॉयबल बनाने का एक समग्र दृष्टिकोण है। बात करते हैं तो वो तभी सफल होगा जब राज्य में उद्योग लगें। और स्रोत के अनुसार औद्योगिक विकास के जो आंकड़े हैं वे उत्तर प्रदेश की पारंपरिक छवि को पूरी तरह से तोड़ रहे हैं। यूपी अब सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल मोबाइल विनिर्माण हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। ये इस बजट का शिफ्टिंग गियर मोमेंट है। दशकों से यूपी की पहचान मुख्य रूप से खेती और कृषि आधारित उद्योगों तक सीमित थी, लेकिन अब जो आंकड़े हैं वे चौंकाने वाले हैं। प्रतियोगी छात्रों को ये तथ्य बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए कि वर्तमान में भारत के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का पूरे 65% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 65%। अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो इसका मतलब है कि अगर भारत में बने कोई भी 10 फोन एक मेज पर रखे हैं तो संभावना है कि उनमें से कम 6 या 7 फोन पर अदृश्य रूप से मेड इन यूपी का ठप्पा लगा है। ये किसी भी राज्य के लिए एक विशाल विनिर्माण क्षमता का प्रमाण है। और ये क्षमता सिर्फ असेंबलिंग यानी पुर्जों को जोड़ने तक सीमित नहीं है। बजट के अनुसार अब 55% मोबाइल कंपोनेंट्स का निर्माण भी राज्य के भीतर ही किया जाएगा। यानी पुर्जे भी यहीं बनेंगे। हाँ, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और निर्यात को भारी बढ़ावा देने के लिए 44,744 करोड़ रुपए का एक विशाल वित्तीय प्रावधान किया गया है। ये आंकड़ा मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण पर निबंध या उत्तर लिखते समय बहुत काम आएगा। निवेश के नजरिए से स्रोत में कुछ और भारी भरकम शब्दों और आंकड़ों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे MOU और ग्राउंड ब्रेकिंग। इन पर भी रोशनी डालना जरूरी है। राज्य में 50 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि MOU का मतलब क्या होता है। आसान भाषा में ये एक शुरुआती समझौता है जहां एक कंपनी राज्य सरकार से कहती है कि हम आपके यहां निवेश करने के इच्छुक हैं। लेकिन ये पक्का नहीं होता कि पैसा तुरंत आ गया। बिल्कुल, ये पैसा तुरंत जमीन पर नहीं आता। जब कागजी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और वास्तव में फैक्ट्री की नींव रखी जाती है, ईंटें लगाई जाती हैं, तो उसे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कहते हैं। यानी MOU एक इरादा है और ग्राउंड ब्रेकिंग एक हकीकत। सही पकड़े। और हकीकत यह है कि अब तक राज्य में 4 ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह संपन्न हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछा जा सकता है वो ये है कि 15 लाख करोड़ रुपए की 16,000 से अधिक औद्योगिक परियोजनाएं अब धरातल पर लागू होने जा रही हैं। ये सिर्फ हवाई निवेश नहीं है, बल्कि जमीन पर आकार ले रही परियोजनाएं हैं जिनसे लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। यानी यूपी के इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने की तैयारी पूरी है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो UPPCS और UPSC दोनों का ही ऑल टाइम फेवरेट विषय माना जाता है,
इंडेक्स और रैंकिंग। इंडेक्स याद करते करते एस्पिरेंट्स के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन यही वो हिस्सा है जो प्रीलिम्स में पक्के नंबर दिलाता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही ऐतिहासिक छलांग लगाई है। तो इसमें यूपी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है? अगर हम पीछे मुड़कर वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट देखें तो उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर खड़ा था, जो कि बहुत उत्साहजनक नहीं था। लेकिन अब वर्ष 2023-24 की नवीनतम रिपोर्ट में राज्य ने एक असाधारण लंबी छलांग लगाई है और सीधे 18वें स्थान पर पहुंच गया है। 29वें से सीधे 18वें स्थान पर आना ये कोई सामान्य प्रगति नहीं है। ये रातों रात नहीं हुआ है। परीक्षा में इसका कारण भी पूछा जा सकता है। ये सुधार मुख्य रूप से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बेहतर सुशासन, जन विश्वास मॉडल और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को लाल फीताशाही से मुक्त कर आसान बनाने के कारण संभव हो पाया है। प्रारंभिक परीक्षा में यह सीधा सवाल बन सकता है कि 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में यूपी की रैंक क्या है। आपको याद रखना है 18वीं। हमने उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रैंकिंग की काफी बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश की आत्मा आज भी उसके गांवों में बसती है। कृषि को भी इस बजट में एक नए और आधुनिक नजरिए से देखा गया है। स्रोत में खेत से विदेश तक का जिक्र है। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए इस बजट में कई स्तरों पर काम हो रहा है। राज्य में एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित करने का प्रावधान है, ताकि यहाँ के किसानों की उपज सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ जो तथ्य परीक्षा के प्रश्न पत्र सेट करने वालों के रडार पर सबसे ज्यादा चमकेगा, वो है यूपी एग्रिस परियोजना। यूपी एग्रिस, ये नाम मैंने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के संदर्भ में सुना है। इसमें किस संस्था की भूमिका है? यही इसका सबसे अहम और परीक्षा के लिहाज से सबसे क्रिटिकल पहलू है। यूपी एग्रिस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से लागू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाना और उनकी आय को बढ़ाना है। यहाँ मैं छात्रों को आगाह करना चाहूंगी, परीक्षा में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि यूपी एग्रिस परियोजना किस संस्था के सहयोग से चल रही है, और विकल्पों में आपको वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे मिलते जुलते नाम दे दिए जाएंगे। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। जब भी किसी राज्य की योजना में विश्व बैंक या ADB जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जुड़ती है, तो वो योजना राज्य लोक सेवा आयोग के लिए स्वतः ही एक VIP प्रश्न बन जाती है। इसलिए यूपी एग्रिस के साथ विश्व बैंक का नाम मजबूती से याद रखना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए सचमुच एक गोल्ड माइन है। एक बार जल्दी से मुख्य तथ्य और साल दोहरा लेते हैं ताकि दिमाग में छप जाए। साल 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट, और खर्च का घटता क्रम 22% इंफ्रास्ट्रक्चर, 13% शिक्षा, 11% कृषि। राज्य ने 2023-24 के SDG रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल कर लिया है। देश का 65% मोबाइल उत्पादन अब अकेले यूपी में हो रहा है। और यूपी एग्रीज परियोजना विश्व बैंक के साथ चल रही है, और नारी शक्ति के तहत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान को बढ़ाकर सीधे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ये वो तथ्य हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में नंबर दिलाएंगे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम ऊपर करेंगे। एक विशेषज्ञ के तौर पर मैं यही कहूंगा कि तथ्यों को रटना पहला कदम है, लेकिन ज्ञान तभी सबसे अधिक मूल्यवान होता है जब उसे सही संदर्भ में समझा और विश्लेषित किया जाए। जैसे कि ये पूरा बजट कैसे एक कृषि प्रधान राज्य को एक औद्योगिक और तकनीकी पावर हाउस में बदलने की कहानी कह रहा है। ये समग्र समझ ही आपको मुख्य परीक्षा के उत्तरों और इंटरव्यू में बाकी उम्मीदवारों से बहुत आगे ले जाती है। बहुत ही शानदार और गहरी अंतर्दृष्टि। इस चर्चा का अंत हम एक गहरे और थोड़े अलग सवाल के साथ करना चाहेंगे। बजट में 50 लाख करोड़ रुपए के MOU और 15 लाख करोड़ रुपए की 16,000 औद्योगिक परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की बात मजबूती से कही गई है। सुनने वालों के लिए, विशेषकर जो भविष्य के प्रशासक बनने वाले हैं, सोचने वाली बात यह है कि जब ये 16,000 से अधिक इंडस्ट्रियल और PPP मॉडल पर आधारित परियोजनाएं केवल कागजों से निकलकर वास्तव में जमीन पर पूरी तरह से लागू हो जाएंगी, तो क्या ये उत्तर प्रदेश की पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और दशकों से चले आ रहे शहरी पलायन के पैटर्न को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? क्या लोग रोजगार के लिए बाहर जाने के बजाय वापस अपने राज्य की ओर लौटेंगे,